साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में गर्मा गर्मी का माहौल है। दो गठबंधन जिनमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने हैं, एक दूसरे के प्रति शह और मात का खेल खेल रहे हैं। अगर एनडीए गठबंधन ने अपना उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उतारा है, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जिनके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि अब इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके के लिए मुसीबत होगी और डीएमके पार्टी जो तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर तमिलनाडु का उम्मीदवार होने की वजह से सीपी राधाकृष्णन को वोट करेगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने ऐसी चाल चली है कि उन्होंने अपना उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस श्री बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। उनकी अच्छी इमेज बताई जाती है। हालांकि एनडीए गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो आरएसएस के बताए जाते हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी एक निष्पक्ष या कहेंगे नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। उनका किसी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है और उनकी इमेज बड़ी अच्छी बताई जाती है। लेकिन ये मामला अलग है। इसके अलग जो राहुल गांधी ने माहौल बनाया है उससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो आंदोलन उठाया है, जो चलाया है या जो चला रहे हैं, उससे अब भारत में आगे एकदम निष्पक्ष चुनाव होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां ये बताती हैं कि यह सिर्फ आरएसएस के इशारे पर राहुल गांधी कर रहे हैं। इसको मैं साबित भी कर सकता हूं। अब आप कहेंगे कि आरएसएस के इशारे पर राहुल गांधी क्यों करेंगे, तो आपको जानकर बड़ा अचरज होगा कि यह पर्दे के पीछे का खेल है। जिस तरीके से 2011-12 में अन्ना आंदोलन आरएसएस के इशारे पर हुआ था, जब कांग्रेस लगातार 10 साल शासन में रही, या कहेंगे 2004 और 2009 का चुनाव जीत लिया था, उसके बाद में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और भ्रष्टाचार का नाम लिया गया था। तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया या और बढ़ गया? देश को क्या मिला अन्ना आंदोलन से, जो कि इतना बड़ा आंदोलन था कि पूरा देश उस समय भी ऐसे ही गर्मा गर्मी में था, जिस तरीके से आज फिर वही पोजीशन बन रही है और बनती जा रही है। इसके पीछे का बड़ा खेल है, उसको समझने की जरूरत है। बकौल वामन मेश्राम जी, जो वामसेप अध्यक्ष हैं, जब देश आजाद हुआ उसके बाद में कांग्रेस सत्ता में आई और कांग्रेस मनुवादियों की पार्टी रही है और मनुवादी कभी नहीं चाहते कि बहुजनों को कोई अधिकार मिले या बहुजनों की हिस्सेदारी या साझेदारी या भागीदारी सत्ता में हो। उसके लिए कांग्रेस पहले से ही प्रयास करती रही है और उसने कभी बहुजनों को आगे आने भी नहीं दिया। बहुजनों को बहकाने के लिए या कहेंगे कि सिर्फ दिखाने के लिए एक आध नेता को अपनी पार्टी में ऐसे रख लिया जिसके पास कभी कोई पावर नहीं रही या अपनी कोई विचारधारा वो लागू नहीं कर सकता, सिर्फ बतौर नौकरी नेता बहुजन नेताओं को रखा और सारी पावर मनवादियों के हाथों में रही। उसके बाद में 1977 के करीब काशीराम साहब जब मैदान में आए और उन्होंने जन जागरण शुरू किया, बहुजनों के सभी वर्गों के लोगों को जागृत करके उनको इकट्ठा किया और DS4 बनाई। उसके बाद में उन्होंने राजनीति में एक राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाई
तो मनुवादियों को लगने लगा कि बहुजन जागृत हो रहे हैं और ये सत्ता में हिस्सेदारी लेंगे। जहां काशीराम साहब नारा लगा रहे थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इससे मनुवादियों में काफ़ी घबराहट हुई और उसी समय ईवीएम लाने का प्रोग्राम बनाया गया। देश में ईवीएम लाई गई और ये मनुवादियों की बहुजनों के प्रति गहरी चाल थी। और ईवीएम का खेल आप लोग अब तो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और पूरा विश्व ईवीएम के खिलाफ है। क्यों है? क्योंकि उसमें हेरा फेरी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ तक कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो ही नहीं सकते। मशीन है, आदमी बनाता है तो आदमी उसमें हेरा फेरी कर सकता है। और वर्तमान सत्ता जो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है सत्ता के लिए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हालांकि वर्तमान सत्ता में या पूर्व सत्ता में कोई फर्क नहीं है, ज़्यादातर मनुवादियों की ही सत्ता रही है। चाल ढाल थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो एक मत है कि मनुवादी आपस में लड़ें भिड़ें कुछ भी करें, लेकिन बहुजनों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देनी है, और या कहेंगे कि बहुजनों को हक हुकूक नहीं देना है। इस पर वो एक मत है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कुछ कांग्रेसियों ने मिलकर आरएसएस बनाई थी और आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी बनाई, जिसका पूर्व में नाम जनसंघ था। इस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं है, वो मनुवादियों की ही पार्टी है। और एक चाल के तहत मनुवादी कांग्रेसियों ने ही आरएसएस को बनाया था और आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया। तो इस तरीके से इन दोनों को अलग अलग करके देखना बहुजनों की गलती होगी या बहुजनों के लिए नुकसानदायक होगा। अब जब ईवीएम से 2004 और 2009 के चुनाव कांग्रेस ने जीत लिए थे, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए और ईवीएम के खिलाफ आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ईवीएम से चुनाव जीता है और ईवीएम में धांधली होती है, इनको बंद किया जाए। जिस पर काफ़ी लंबी सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से कोई चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता। जिस पर मनुवादियों ने बैठक की, गुप्त बैठक की, गुप्त मीटिंग की और उसमें निष्कर्ष निकाला गया कि ईवीएम की लड़ाई मनुवादियों की या हमारी लड़ाई नहीं है। मनुवादियों ने कहा कि हमारी लड़ाई ईवीएम की नहीं है, ये तो बहुजनों के खिलाफ या बहुजनों की हिस्सेदारी को रोकने के लिए लाई गई थी, तो इसके विवाद को रोका जाए। रही बात कांग्रेस ने जो 2004 और 2009 का चुनाव ईवीएम से जीत लिया है, तो उसके बदले भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 का चुनाव जीत लेगी, कांग्रेस उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। तो इस तरीके से कांग्रेस ने 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दिया और 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कुछ भी करती रही, कितने भी ब्लंडर हुए, लेकिन कांग्रेस ने चूं तक नहीं की। जिसमें नोटबंदी और कोरोना के समय में इतनी मौतें या पुलवामा आदि बहुत इंसिडेंट हुए, लेकिन कांग्रेस ने चूं तक नहीं की। इसी में मनुवादियों ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड भी लाया, जिसका फायदा कांग्रेस और बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा मिला था। हालांकि बीजेपी नंबर 1 पर रही, लेकिन कांग्रेस को भी मिला, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरीके से वो चलता गया। उसके बाद में जो सरकार 2014 में आई थी और जिसके
नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, 2 बार की सत्ता उन्होंने आसानी से चला ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही कांग्रेस को और ना ही आरएसएस को। जब 2 बार सत्ता चला ली, तीसरी बार 2024 में गुप्त मीटिंग में गुप्त समझौते के मुताबिक सत्ता कांग्रेस के पास जानी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं माने और उन्हें विश्वास हो गया कि अब आरएसएस को पूछने की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान भी दिया था कि अब हम छोटे नहीं हैं। जब भारतीय जनता पार्टी छोटी थी तो आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है। तो वो इशारा वही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समझौते को अब नहीं मान रहे हैं और अपनी मर्जी से या अपने मनमाने तरीके से उन्होंने आरएसएस की सहमति के बिना तीसरी बार केंद्र में सरकार बना ली, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्वास था कि आरएसएस का जो गुप्त समझौता है उसके मुताबिक आरएसएस कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कहेगी, लेकिन आरएसएस का जो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर है या आरएसएस के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो उसमें दखलंदाजी कर सकते हैं। इसी डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई थी। उन्होंने सीधे एनडीए गठबंधन के संसदीय दल की मीटिंग बुलाई और प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। वहां भी आरएसएस देखता रह गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मनमाने तरीके से आरएसएस की बात नहीं मानते हुए अपनी सरकार बना ली। उसके बाद से ही ये खींचतान शुरू हुई। उधर कांग्रेस भी नाराज हुई। जो कांग्रेस 2 टर्म्स में 2014 से लेकर 2024 तक कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल शांत बैठी थी, वही कांग्रेस और वही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो पप्पू कहलाए जाते थे या शांत थे, वो एकदम एग्रेसिव हो गई। कांग्रेस एग्रेसिव हो गई। कांग्रेस के मनवादी नेता एकदम एग्रेसिव हो गए। क्यों? क्योंकि वही जो बकौल वामन मिश्रम साहब कि वो जो गुप्त समझौता था आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया था। उधर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इतने एग्रेसिव हो गए, दूसरी तरफ आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सख्त नाराज हो गया, जिनकी बानगी आप देख सकते हो। फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार वही आ रही हैं कि मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, उन्हें हट जाना चाहिए, या वो कई बातों में फिलहाल हस्तक्षेप कर रहे हैं। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि आरएसएस मीटिंग कर रहा है और आज 19 और 20 तारीख में मोहन भागवत फिर दिल्ली आ रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों का लबोलुआब या सारी परिस्थितियां ये बताती हैं कि आरएसएस नाराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उन्हें तीसरी बार सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, नंबर कांग्रेस का था। और अब काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, जिसके लिए जो मनवादी लोग हैं पूरी ताकत लगाए हुए हैं और माहौल पूरा वही बनता जा रहा है जो 2011-12 में अन्ना आंदोलन में बना था। क्या आप मानते हैं कि अन्ना आंदोलन सिर्फ अन्ना आंदोलन था या केजरीवाल का आंदोलन था? नहीं, वो अन्ना आंदोलन आरएसएस प्रायोजित था, जिसमें आरएसएस के लोगों ने भागीदारी की और वो इतना बढ़ गया। उस समय अन्ना आंदोलन सिर्फ अन्ना आंदोलन होता तो अन्ना आंदोलन में जन लोकपाल की मांग थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग थी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मांग थी। तो क्या भ्रष्टाचार रुक गया? जन लोकपाल ने कुछ किया? अब कहाँ है जन लोकपाल? भ्रष्टाचार और बढ़ गया, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। स्विस बैंक में भारत का जो धन है पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया है, रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार।
तो अन्ना तो अभी जिंदा हैं, जो 2011-12 में इतने विचलित थे कि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, उसके बाद में अब कितना भ्रष्टाचार है। तो अगर भ्रष्टाचार से शिकायत अन्ना को थी तो अब अन्ना चुप क्यों है? ये सारी परिस्थिति ये बता रही है कि अन्ना आंदोलन को आरएसएस ने ही प्रायोजित किया था। आरएसएस के इशारे पर ही अन्ना आंदोलन था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए था। वही बहाना अब कांग्रेस के लिए बनाया जा रहा है। कांग्रेस को सत्ता में लाना है, क्योंकि गुप्त समझौता ऑलरेडी है। भवन मिश्रा साहब कई बार कह चुके हैं, बता रहे हैं, बार बार वो स्पीच में बोलते रहे हैं और हालात भी वही बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आंदोलन चल रहा है। ईवीएम के खिलाफ राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। गुप्त समझौता पहले हो रखा है। ईवीएम बनाए रखने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक मत हैं और आरएसएस उनके साथ है। दोनों पार्टियों के परिस्थितियां साफ बता रही हैं। तो इसलिए बहुजनों को इसके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, परिस्थितियों को परखना चाहिए। और जिस तरीके से अन्ना आंदोलन सत्ता हस्तांतरण का बहाना था, उसी तरीके से अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बहाना है सत्ता हस्तांतरण के लिए, और कुछ नहीं। कोई आंदोलन नहीं है और ना ही कोई चुनाव सुधार की बात कर रहा है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रोक भी दी, वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो भी गई, तो क्या गारंटी है कि ईवीएम से फिर गड़बड़ी नहीं होगी? क्या वोटर लिस्ट साफ सुथरी बन जाने से चुनाव साफ सुथरे हो जाएंगे? कौन गारंटी लेगा कि आगे चुनाव साफ सुथरे होंगे और ईवीएम से गड़बड़ी नहीं करेंगे? यहां तक कि अभी हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम ईवीएम का उपयोग पूरी तरह से बंद करने का आदेश निकाल रहे हैं और उस पर मैं साइन करने वाला हूं। अमेरिका जब पूरी तरह ईवीएम को बंद कर रहा है, तो भारत क्यों बंद नहीं कर रहा है ईवीएम को? और भारत की मुख्य दोनों विपक्षी पार्टियां, दोनों मुख्य पार्टियां जो हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और इन दोनों के जो ऊपर मनवादी संगठन आरएसएस बैठा है, वो भी ईवीएम को जारी रखने के पक्ष में ही है। तो ये साफ सिद्ध हो जाता है कि जो अन्ना आंदोलन या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहने पर कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, उस समय जो गुप्त समझौता आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बीच में हुआ था, उसी का पालन करते हुए राहुल गांधी आरएसएस के इशारे पर ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के ऊपर शोर कर रहे हैं, सिर्फ शोर कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। चुनाव सुधार की उनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। अगर चुनाव सुधार की मंशा होती तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के साथ में ईवीएम बंद करने के लिए भी वो आंदोलन करते, लेकिन पूरे आंदोलन में कहीं भी ईवीएम का नाम नहीं है। और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में चल रहा था, उठाया गया था, और वामसेव ने तो बहुत बड़ी तादाद में माहौल बनाया था ईवीएम के खिलाफ, उसको दबाने के लिए आरएसएस ने राहुल गांधी को आगे किया है, जिससे कि जनता भ्रमित हो जाए और जनता में राहत की सांस आ जाएगी कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी अब दूर हो गई है और अब आगे से चुनाव साफ स्वच्छ होंगे। लेकिन क्या यह संभव है कि देश में जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी तब तक चुनाव स्वच्छ तरीके से हो सकेंगे? तो कांग्रेस जब से, या कहेंगे देश आजाद होते ही कांग्रेस की ही सत्ता रही है। अगर कांग्रेस बहुजनों का कोई हित करना चाहती तो शुरू से ही, जब चुनाव तो होते थे लेकिन चुनावों में कौन जीतते थे ये सबके सामने है, और किस तरीके से जीतते थे। बूथ लूटे जाते थे, जब ईवीएम नहीं थी तो बूथ लूटे जाते थे, और
रिजर्व सीटों पर मनुवादी अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे और उनकी शक्तियों का इस्तेमाल वो खुद करते थे, और कांग्रेस इसी तरीके से करते करते 60 साल शासन कर गई। क्या कांग्रेस ने कभी बहुजनों की भागीदारी शुरू की? कांग्रेस तो जो नौकरियों में आरक्षण था उसको भी पूरा नहीं कर पाई, या कहेंगे उसने जानबूझकर पूरा नहीं किया था। कांग्रेस सत्ता में थी तो जो एक सबसे ताजा उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू ही नहीं था, जो कि संविधान में प्रोविजन था, जिसको अब 52वें CJI BR गवई साहब ने अब आके लागू किया है। तो कांग्रेस भी इतनी दूध की धुली नहीं है कि देश की जनता इस बात पर राहत महसूस कर ले कि भारतीय जनता पार्टी जिसने इतने अत्याचार किए या जिसने इतनी तानाशाही दिखाई उसको हटा के अब कांग्रेस आ गई। कांग्रेस चुपचाप तरीके से बहुजनों के हक छीनती है, इसीलिए उसको ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास, मतलब हरी घास में हरा सांप कांग्रेस को कहा जाता है, जो काशीराम साहब ने कहा था। जिस तरीके से हरी घास में हरा सांप दिखाई नहीं देता है, उसी तरीके से कांग्रेस बहुजनों का हक छीनती है और वो दिखाई भी नहीं देता है। तो राहुल गांधी के इस आंदोलन को ज्यादा कुछ ना समझें बहुजनों को कोई बड़ी राहत नहीं मिलने जा रही है, सिर्फ बीजेपी से कांग्रेस का हस्तांतरण होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसलिए बहुजन सावधान रहें। सारी परिस्थितियां ये बता रही हैं कि मनुवादियों का सिर्फ, या कहेंगे मनुवादी ग्रुपों का सिर्फ हस्तांतरण है जो गुप्त समझौते के अनुसार ही होगा। तीसरी बार सरकार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मनमाना तरीका अपनाया उस पर सारे मनुवादी व्याकुल हो उठे और सारे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS के हिसाब से ही सरकार चला रहे थे, उन्हीं का एजेंडा लागू कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ RSS क्यों हुआ? कोई वजह आपको दिखाई देती है? कोई भी वजह आप नहीं ढूंढ सकते कि RSS को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या दिक्कत हुई, जबकि RSS का एजेंडा ही नरेंद्र मोदी जी लागू कर रहे हैं। राम मंदिर बनवाया, धारा 370 खत्म की, 3 तलाक का कानून बनाया, वो सब RSS के ही तो एजेंडे में थे। फिर भी RSS नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्यों हुआ? इसका मतलब साफ है कि जो गुप्त समझौता RSS की निगरानी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ था EVM को जारी रखने के ऊपर, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया, वो भी तीसरी बार सरकार बनाकर। इसलिए RSS खिलाफ हुआ और इसीलिए तीसरी बार सरकार बनाते ही राहुल गांधी एकदम एग्रेसिव हो गए। और राहुल गांधी ने जो भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और वो यात्राएं की थी, वो प्लानिंग के अनुसार सही काम चल रहा था कि तीसरी बार सत्ता कांग्रेस के पास जानी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुछ सलाहकारों को ऐसा लगा कि अब कोई गुप्त समझौता मानने की जरूरत नहीं और सरकार हम बनाएंगे, और उन्होंने सरकार बना ली। यही एक गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है, जिसकी वजह से RSS भी खफा है और कांग्रेस इतनी खफा है और इतनी एग्रेसिव है कि पता नहीं अब वो क्या कर देंगे। 2024 से पहले के राहुल में और 2024 के चुनाव के बाद के राहुल में कितना फर्क है आप अच्छी तरह देख सकते हैं, और मनुवादियों में कितना सपोर्ट राहुल गांधी को मिल रहा है। तो इसलिए गुप्त समझौते को समझना जरूरी है और बहुजनों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो ठीक होनी चाहिए, लेकिन साथ में EVM भी हटनी चाहिए। EVM के रहते साफ सुथरा चुनाव हो ही नहीं सकता, ये सभी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह चुका है। विश्व का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एलन मस्क कह चुका है, अब पहले भी कहा था और अब अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही कहा है। और विश्व के तमाम देश, यहाँ तक कि जहाँ ये EVM
की खोज हुई या जहां ये ईवीएम बनी उन देशों ने अपने यहाँ चुनाव बैलेट से कराने शुरू कर दिए, तो भारत क्यों ईवीएम के ही पीछे पड़ा है? क्योंकि भारत में मनुवाद व्याप्त है और मनुवादियों ने ठान रखा है कि बहुजनों को हक देना ही नहीं है। उसके लिए ईवीएम एक ऐसा साधन है कि मनुवादी आपस में सत्ता बांट के मलाई खाते रहेंगे और बहुजन इसी तरीके से लाचार बेबस अत्याचार सहने के लिए मजबूर होता रहेगा। इसलिए बहुजनों को सावधान होने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है और कम से कम उससे पहले राहत तो महसूस करने की जरूरत नहीं है जब तक कि ईवीएम बंद ना हो जाए। चुनाव सुधार के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को सुधारना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ ही ईवीएम भी तो बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी ईवीएम पर क्यों नहीं बोल रहे? ये भी इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी समझौते के अनुसार ही चल रहे हैं और आरएसएस के इशारे पर ही चल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस बात को घर घर तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि राहुल गांधी अगर चुनाव सुधार चाहते हैं तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो वो बोल रहे हैं, लेकिन ईवीएम बंद करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे? ईवीएम से क्या प्यार है राहुल गांधी को या कांग्रेस को? और बीजेपी तो ईवीएम चला ही रही है और आरएसएस ने कभी ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला होगा। तो इसलिए इस त्रिकोणीय संबंधों को समझिए, पहचानिए और अपनी रणनीति आगे के लिए बनाइए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।